अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के नाम। अवैस साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। जी, आपका भी शुक्रिया। अवैस साहब पाकिस्तान तो हमेशा खबरों के गिर्द घूमता रहता है, कोई ना कोई खबर आती रहती है, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं केपीके में, उनके रिज़ल्ट को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई पीटीआई अपनी ही पीटीआई को हराने में कामयाब हो गई। तो मैं चाहूँगा कुछ तफ़सीली इसका तज्ज़िया पेश करें कि आपने इन इलेक्शंस को कैसे देखा? और आया इस इलेक्शन में कहीं आपको एस्टेब्लिशमेंट की कोई कारस्तानी नज़र आई? या वाक़ई ये इलेक्शन जो है क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा ना किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगाया हो इस किस्म का कोई धांधली-वांधली का। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएँ कि आप इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि अगर आप एक ही गलती बार-बार दोहराते रहें और ये समझें कि उसका नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, तो आप या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको हकीकतों का इदराक नहीं है। दूसरे एक जॉर्ज शोल्स एक हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट रेगन के। उनका एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि होप इज़ गुड बट होप इज़ नॉट अ पॉलिसी। अगर आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ें तो तहरीक इंसाफ ने इन 3.5 बरस में जो सारी इनकी कार्रवाई है वो सोशल मीडिया पे चलती रही है। जो जब आपने इनसे बात की है इनकी परफॉर्मेंस के बारे में तो आपने जवाब में गालियाँ खाई हैं। आपने ये सुना है कि मीडिया वाले तो माफिया होते हैं, मीडिया वाले तो लिफाफाखोर होते हैं और मीडिया वाले जिन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो हकीकतें जो हैं वो अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टेयरिंग पीटीआई इन देयर फेस वो उभर कर सामने आना शुरू हो गई हैं। जब ये पै दर पै पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे तो ये जवाब दे रहे थे कि जी देखें वहाँ तो जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के इन्फ्लुएंस में हैं, वो तो ब्यूरोक्रेसी हमारे काबू में नहीं आती, वहाँ पे तो लोग बिरयानी पे बिक जाते हैं वगैरह वगैरह। चंद माह पहले जब कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए तो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में इन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो हम इसलिए हार गए हैं, वो तो जो था बड़ा छोटा फैक्टर है, उसमें हमारी तैयारी नहीं थी वगैरह वगैरह। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो ओवरऑल कारकर्दगी है वो अभी भी बड़ी बेहतरीन है। ये तीसरा बड़ा झटका इनको इनके घर में लगा है और ये वो सूबा है, ये वो शहर है जहां पर तकरीबन 8.5 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। 5 साल के बाद जब ये दोबारा मुंतखब हुए थे तो इन्होंने ये जवाब पेश किया था कि हमारी कारकर्दगी इतनी बेहतरीन थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें दोबारा मुंतखब किया, जो इससे पहले कभी किसी हुकूमत को दोबारा मुंतखब नहीं करते। चलिए हमने मान लिया, तो क्या अब हम ये समझें कि आपने अपनी जो 5 साल की कारकर्दगी थी उस पर 3 साल में पानी फेर दिया है कि आप लोगों ने आपकी तरफ से मुंह मोड़ कर किसी और की तरफ देखना शुरू कर दिया है? मैं इसको ऐसे रीड करता हूं कि जब ये 5 साल हुकूमत कर रहे थे केपी में तो उस वक्त महंगाई, उस वक्त अफरात ज़र, उस वक्त जो लोगों की कुव्वत खरीद, जो लोगों की आमदन, उस पर इतना बुरा असर नहीं पड़ा था क्योंकि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून बैठी हुई थी और उनकी पॉलिसियां जो हैं आप उनसे भले इख्तलाफ करें, आप उनको करप्शन पर तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन लोग इतने ज्यादा तंग नहीं थे कि उनके लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल हो जाए। यही सूरत हाल पंजाब में थी, यही सूरत हाल दूसरे सूबों में थी और वही असर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच रहा था। सो एक तरह से उसका रिपल इफेक्ट जो है वो पहुंचा तहरीक इंसाफ तक भी। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर हुआ जब ये 2018 में दोबारा मुंतखब हुए वो ये था कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग बहरहाल थी। मैं खुद जब इलेक्शन से पहले पेशावर में मौजूद था कई दिन, मुझे ये बार बार ये सुनने को मिला कि इन्होंने काम उतना नहीं किया लेकिन इलेक्शन यही जीतेंगे क्योंकि इनको एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल है। लोग आमतौर पर ये बात करते थे। अब 3 साढ़े 3 साल के बाद इन इलेक्शन से शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता है, पहला बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है जो बड़े अरसे से खबरें आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे से हाथ उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो इतना बोझ इनके लिए उठाने को तैयार नहीं है जितना बोझ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया है कि अपोजिशन को भी वही फिक्स करें,
जो इकोनॉमी है वो भी वही ठीक करें, जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी वही ठीक करें, तो एक हद तक वो इनका बोझ उठा सकते हैं। फिर ये कि विजन कोई नहीं है, हर चंद माह के बाद आप लोगों को एक नया बयान देते हैं, कभी आप वजीर बदलते हैं, कभी आप पॉलिसियां बदलते हैं, कभी आप लोगों को कहते हैं कि जी अब इस दफा जो है वो हमने सारा कुछ ठीक कर दिया है और अगले चंद माह के बाद महंगाई भी ठीक हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हालात पहले से ज्यादा खराब होना शुरू हो जाते हैं। आपके पास कोई विजन नहीं है और आप किसी मुआवजे के इंतजार में हैं कि वो मुआवजा एकदम इलेक्शन से पहले होगा और उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं, फिर बेस लाइन पर जो इनकी पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में बने हुए हैं वो भी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सो जैसे मैंने कहा, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे होकर इन नताइज की सूरत में सामने आए हैं कि इनके अपने घर में जिसको ये अपना किला समझते थे, लोगों ने इनको मुस्तरद करके दूसरी जमातों की तरफ देखना शुरू कर दिया। और दूसरी जमातों में से भी वो जमात मौलाना फजलुर रहमान की JUIF, जो इनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल है, और उसके बारे में ये कहा करते थे कि लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया, अब उनकी सियासत में कोई जगह नहीं है, उनकी तरफ लोग चले गए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इस जमात के लिए कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए, इनके हामियों के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए कि खाली सोशल मीडिया पर ढोल पीटने से जमीनी हकायक नहीं बदलते। अच्छा, इसमें 50 आपने जैसे बताया 57 रिजल्ट आ जी, चुके हैं। 64 नशिस्तों पर पहले जो पहला फेज है उसमें इलेक्शन हो रहे थे, और उसमें से तकरीबन 58 के रिजल्ट आ चुके हैं इस वक्त तक, जब तक हम ये बात कर रहे हैं। और उसमें से 21 जो हलके हैं उनमें JUIF कामयाब हुई है, 14 हलकों में अभी तक PTI कामयाब हुई है। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर फजलुर रहमान को बड़े चहकते हुए, बड़े दिनों बाद जो है चहकते हुए देखा है। मैं चाहूँगा कि उनको भी थोड़ा-सा आप बताएँ कि आप मतलब वो आगे किसी ख़ास मुहिम पे जाएँगे? और मैंने उनसे ये भी कहते सुना है कि अब हमारा जो इस हुकूमत, हमें पता है कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, इनको नहीं पता, इसलिए आज अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका चहकना तो बनता है क्योंकि ज़ाहिर है उनको बड़ी कामयाबी मिली है। मैं ज़ाती तौर पर कोई इसलिए इस बात पर खुशी का इज़हार नहीं करूँगा कि PTI अगर हार गई है और मौलाना फजलुर रहमान जीत गए हैं, तो हमें एज़ एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, एज़ प्रोग्रेसिव वॉइसेज़ इस पर कोई बहुत बड़ी खुशी का मुज़ाहिरा करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान का भी रिकॉर्ड, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो लिबरल प्रोग्रेसिव एजेंडा हो, उसके हवाले से कोई इतना दरख्शां नहीं है। आप जानते हैं कि उस सूबे में वो तालिबान के हामी रहे हैं, वो दहशतगर्दी को खोलकर कंडेम नहीं करते रहे। उनके मदारिस से वो तलबा निकले हैं जिन्होंने ये दहशतगर्दी के खिलाफ की जो जंग है, इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को कहीं ना कहीं रेलेवेंट रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में। कुछ अरसे से ये खबरें आ रही थी कि जो तालिबान के साथ एक मुजवजा बातचीत अब होने वाली है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो इस बात के लिए तैयार है, इमरान खान साहब ने भी कुछ इंटरव्यूज में इसका तस्करा किया, उसके लिए एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया है मौलाना फजलुर रहमान से, और वो काफी रेलिवेंट हो गए हैं इन तमाम मामलात में जो अफगानिस्तान के साथ बातचीत है। आपने देखा कि अभी OIC का जो वक्त आया हुआ था अफगानिस्तान से पाकिस्तान में शिरकत के लिए, वो जो तालिबान के वजीर खारजा हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान की। तो आप ये जो तमाम नताइज आए हैं और जो एक रेलेवेंस दोबारा बन रही है मौलाना फजलुर रहमान की, उनके चहकने को आप इस सब से अगर जोड़कर देखें तो आपको कॉन्टेक्स्ट की समझ आएगी। बिल्कुल, अभी ओआईसी की आपने बात की, ओआईसी का इजलास हुआ, लेकिन इमरान खान की एक स्टेटमेंट थी तालीम के हवाले से कि ख़्वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ उन्होंने एक बयान दिया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मशवरा दिया कि पश्तून कल्चर में देहाती और शहरी इलाकों के फ़र्क और बच्चों की तालीम से जुड़ी हसासियत को मलूज़ ख़ातिर रखा जाए। इस बयान पर अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान में बहस हुई और सोशल मीडिया और सार्फिन में एक ज़बरदस्त किस्म का इख्तलाफ पाया गया, जिस पे
तालिबान इमरान खान के नाम से हैशटैग भी चला और इस तरीके से और भी काफ़ी बातें हुई। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये जब किसी प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ गुफ्तगू करते हैं, तो वो अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती हैं और पाकिस्तान को फिर उसका नुकसान होता है। और अब ये हालिया अरसे में जब से अमरीकी फौजों का इनखला हुआ है, जिस तरह बढ़ चढ़कर इमरान खान साहब तालिबान के वकील बन रहे हैं और उनकी हर चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि दुनिया ये समझ रही है कि हम तालिबान के साथ अपने आप को ब्रैकेट किए हुए हैं, हम उनके कैंप में खड़े हैं। अब अगर हम इस तौजीह को मान लें कि जी खवातीन को तालीम ना दिलवाना या खवातीन को घर में कैद रखना पश्तून कल्चर है, मैं ज़ाती तौर पर इससे इत्तफाक नहीं करता, तो फिर तो हमें वो कत्लो गारत भी मान लेनी चाहिए जो इस कल्चर के नाम पर होती रही। जब सवात में हमारे फौजियों के सरों से फुटबॉल खेला जा रहा था, तो हमने क्यों ऑपरेशन किया उनके खिलाफ? हमने उसको कल्चर मानकर तस्लीम क्यों नहीं कर लिया? जब मलाला को गोली मारी तालिबान ने इसलिए कि वो उस इलाके में खवातीन की तालीम के लिए काम कर रही थी, तो हमने उसको कल्चर समझ के एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? क्यों हमारे जो उस वक्त के फौजी सरबराह थे जनरल कियानी, वो अस्पताल गए उसको देखने के लिए? सो ये तमाम वो बातें हैं जिनको अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाते हैं कि इमरान खान साहब क्या सोच के ये बातें करते हैं। मतलब हमारे कल्चर में तो फिर इस वक्त हड हरामी भी शामिल हो चुकी है, करप्शन भी शामिल हो चुकी है, टैक्स ना देना भी शामिल हो चुका है, तो हम उसको भी फिर कल्चर समझ के तस्लीम कर लेते हैं। लोग ट्रैफिक के इशारों पर भी खड़े नहीं होते, उसको भी हम कल्चर समझ के तस्लीम कर लेते हैं। कानून का निफाज आपको करना पड़ता है और ह्यूमन राइट्स जो है वो कंटेक्चुअल नहीं होते, वो यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह एक बिल्कुल। जैसे होते हैं, और जो उसको वायलेट करता है आप उसको कल्चर के पर्दे में नहीं छुपा सकते, आपको इस तरह की फोर्सेस को रेजिस्ट करना पड़ता है। और अगर आप उनके साथ जाके उनके कैंप में खड़े हो जाएंगे और उनकी वकालत करनी शुरू हो जाएंगे, तो फिर बहरहाल उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो खान साहब को सियासी तौर पर भी भुगतना पड़ेंगे, और जो पाकिस्तान है उसको बतौर मुल्क भी भुगतने होंगे। अगर इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि इस तरह से उनको जो मजहबी तबका है या जो राइट विंग है उसके वोट मिलेंगे, तो वो वोट भी नहीं मिल रहे, वो वोट भी वापस फजल रहमान की तरफ जाने शुरू हो गए हैं, जैसे आपने देखा है। एक छोटा-सा और सवाल है, 2 सवाल हैं, उसे एक पहले मैं चाह रहा हूँ उसका आप जवाब दे दें कि 40 साल बाद जो है ओआईसी की मीटिंग इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई, लेकिन इसका क्रेडिट जो हुकूमत के लोग हैं वो इमरान खान को दे रहे हैं कि इमरान खान के बुलाने पे वो यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मीटिंग तो कन्वीन हुई थी सऊदी अरब की ख्वाहिश पर। पाकिस्तान में ज़रूर हुई, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरब का एलाई भी है, हमारे ताल्लुकात हैं उनसे, और हम इमीडिएट नेबर हैं अफगानिस्तान के। लेकिन मेरी अगर आप राय पूछें तो इस मीटिंग को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था, इसको कतर में होना चाहिए था या सऊदी अरब में होना चाहिए था, किसी भी ऐसी जगह पर हो जाती ताकि पाकिस्तान जो है उसका नाम ना आता इस तरह के। हम शायद बहुत बढ़ चढ़कर वकालत करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान की, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत का, जैसे आपने कहा, इसमें से एक शायद अंडर करंट ये होगा कि वो इसमें से अपने लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी कर सकें और दुनिया को ये दिखा सकें कि जी देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी कामयाब है। तो वो ज़ाहिर है हुकूमतें फिर इस किस्म के काम तो करती ही हैं। अच्छा, पर्ची लेके पढ़ना भी एक फ़न है और मैं समझता हूँ कि जो हमने देखा है कि पढ़ी हुई तकरीर जो है वो यहाँ पे भी अमेरिका के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं वो पढ़ते हैं। इमरान खान जब बोलते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिस पे बीबीसी ने खबर बनाई और मैं एग्ज़ैक्टली वो खबर की एक लाइन पढ़ देता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतवार को इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के इजलास में अपने खिताब में वाशिंगटन को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि अमेरिका को 4 करोड़ अफ़गान अवाम और तालिबान की हुकूमत को अलग करके देखना होगा। इस पे बीबीसी ने काफ़ी तबसरा किया है कि ये किस तरह का बयान है और डायरेक्ट इमरान खान ने उस मुल्क की तरफ ये बात कही है जिसका प्रेसिडेंट जो है
ने अभी तक इमरान खान को फ़ोन तक नहीं किया। तो ये थोड़ा-सा इस पे तजिया दें। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन हमने जवाब जो है वो उनको दे दिया है। उन्होंने जब हमें इनवाइट किया डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में, तो हमने उनको जवाब दे दिया और हमने कहा हम नहीं आते, सो हमने स्कोर बराबर कर दिया उनके साथ। और यही अदा तो जो है इमरान खान साहब की उनके हामियों को पसंद आती है कि जी देखें वो कितनी ज़बरदस्त ललकार देते हैं, वो कैसे झाड़ दिया। जो है वो शेर की तरह दहाड़ते हैं। अब उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है इन द लॉन्ग रन, इसकी परवाह नहीं है उनके हामियों को। सो जैसे मैंने पहले कहा था, सोशल मीडिया पे ढोल पीटे जाते हैं और खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए बस यही मैटर करता है। चलें, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया सलीम साहब आपका। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Capital TV Washington